सर, अगर किसी लड़की की शादी की पहली रात ही उसके सपनों को उसी के अपने हाथों से कुचल दिया जाए तो क्या उसे चुप रहना चाहिए? पूरा क्लासरूम एक पल में खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चलती हुई घड़ी की सुइयां रोक दी हों। सामने खड़े प्रोफेसर आर्यन की उंगलियों से चौक फिसलकर जमीन पर गिर गई। उनकी आंखें पहली बार किसी सवाल से नहीं बल्कि उस लड़की की आवाज से कांपी थी। और सबसे बड़ा सच यह था कि पूरी क्लास के सामने उनसे यह सवाल पूछने वाली लड़की कोई और नहीं, उनकी अपनी पत्नी थी। पूरा क्लासरूम सन्नाटे में डूब गया। किसी को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। पीछे बैठने वाले छात्र जो कुछ सेकंड पहले आपस में हंस रहे थे, अब बिना पलक झपकाए उस लड़की की ओर देख रहे थे। उसकी आंखें पूरी रात रोने की गवाही दे रही थीं। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थकान थी और हाथों में कसकर पकड़ी हुई खाली फाइल, जैसे उसके टूटे हुए सपनों को आखिरी सहारा हो। उसका नाम काव्या था। आर्यन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने झुककर चौंक उठाई, लेकिन उनकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थीं। उन्होंने बिना उसकी तरफ देखे सख्त आवाज में कहा, ये क्लास है, अपनी निजी बातें करने की जगह नहीं। बैठ जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। काव्या की आंखों में दर्द और गहरा हो गया। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, पढ़ाई पर ध्यान कैसे दूं सर, जब मेरी कई दिनों की मेहनत किसी ने कुछ सेकंड में ख़त्म कर दी हो। पूरी क्लास में फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या हुआ होगा? सर किसकी बात कर रही है? लगता है घर में कोई बड़ी बात हुई है। आर्यन ने इस बार उसकी तरफ सीधा देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे छिपी बेचैनी सिर्फ वही महसूस कर सकते थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बस बहुत हो गया, अगर पढ़ना है तो बैठो, वरना क्लास से बाहर चली जाओ। काव्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। बाहर तो मैं कल रात ही कर दी गई थी सर, अपने ही सपनों से। इतना कहकर उसने अपनी खाली फाइल उठाई और धीरे धीरे क्लास से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। किसी छात्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ पूछ सके। आर्यन ने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाज़ में वह आत्मविश्वास नहीं था जिसके लिए पूरा कॉलेज उन्हें जानता था। उन्होंने बोर्ड पर एक सूत्र लिखा, फिर खुद ही उसे मिटा दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अचानक कहा, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इतना कहकर वे बिना किसी की तरफ देखे स्टाफ रूम की तरफ चले गए। पीछे पूरी क्लास में सिर्फ एक ही चर्चा थी, आखिर हुआ क्या है? काव्या इतनी टूटी हुई क्यों लग रही थी और सर इतने परेशान क्यों थे? किसी को जवाब नहीं पता था, लेकिन एक लड़की थी जिसे सच्चाई मालूम थी। वह थी काव्या की सबसे करीबी दोस्त रिया। रिया भागती हुई कॉलेज के गार्डन में पहुंची, जहां काव्या अकेली बेंच पर बैठी रो रही थी। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। काव्या, आखिर हुआ क्या है? काव्या ने सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के अगले ही दिन मैं खुद को इतना अकेला महसूस करूंगी। रिया उसके पास बैठ गई। क्या आर्यन सर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? काव्या कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने अपनी खाली फाइल रिया के हाथ में रख दी। रिया ने फाइल खोली। अंदर सिर्फ फटे हुए कागजों के छोटे छोटे टुकड़े थे। रिया हैरान रह गई। ये किसने किया? काव्या की आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने। आर्यन सर ने? काव्या ने धीरे से सिर हिला दिया। मैंने कई रातें जागकर वह असाइनमेंट बनाई थी, आज जमा करनी थी, लेकिन कल रात उन्होंने गुस्से में पूरी फाइल फाड़ दी। रिया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन क्यों? काव्या ने गहरी सांस ली। शायद इसलिए
क्योंकि उन्हें लगा कि शादी के बाद पढ़ाई अब मेरे लिए ज़रूरी नहीं रही। रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसे हमेशा लगता था कि प्रोफेसर आर्यन सख्त ज़रूर हैं, लेकिन न्यायप्रिय इंसान हैं। आज पहली बार उसकी ये धारणा टूट गई थी। उसी समय दूसरी तरफ स्टाफ रूम में भी अजीब माहौल था। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन सामने रखी कॉपियों पर ध्यान बिल्कुल नहीं था। उनके सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। काव्या के हाथ से फाइल छीनना, गुस्से में उसे फाड़ देना और फिर उसकी आंखों में उतरता हुआ दर्द। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। धीरे से खुद से बोले, मुझसे ये क्या हो गया। उसी समय दरवाज़ा खुला। कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर शेखावत अंदर आए। उन्होंने आर्यन का उतरा हुआ चेहरा देखा और मुस्कुराकर बोले, आज पहली बार तुम्हें इतना परेशान देख रहा हूँ, सब ठीक है? आर्यन ने तुरंत खुद को संभाला। जी, बस थोड़ा सिर दर्द है। शेखावत कुछ पल उन्हें देखते रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, सिर का दर्द दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन मन का दर्द छुपाने से नहीं। इतना कहकर वे चले गए। उनके जाते ही आर्यन कुर्सी पर पीछे टिक गए। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि गुस्से के एक पल ने किसी की कई दिनों की मेहनत ही नहीं, बल्कि उसके भरोसों को भी तोड़ दिया था। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कहानी सिर्फ एक फटी हुई असाइनमेंट की नहीं थी। इसकी शुरुआत तो कई हफ्ते पहले हो चुकी थी। उस दिन जब काव्या ने पहली बार अपने पिता से कहा था, पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। उस एक वाक्य ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। जैसे ही काव्या के पिता के कानों में ये शब्द पड़े, उनके हाथ में रखा चाय का कप जोर से मेज पर रख दिया गया। कप से चाय छलककर मेज पोश पर फैल गई, लेकिन उनकी नज़रें सिर्फ अपनी बेटी पर टिकी थी। क्या कहा तुमने? उनकी भारी आवाज़ सुनकर रसोई में खड़ी काव्या की माँ भी घबराकर बाहर आ गई। काव्या ने डरते हुए भी हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं समीर से प्यार करती हूँ पापा, वह बहुत अच्छा इंसान है। पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी भी ज्वाइन करने वाला है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कुछ पल के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। अगले ही पल चटाक काव्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने अपने पिता की तरफ देखना नहीं छोड़ा। हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने अपने बाप के सामने अपनी पसंद नहीं बताई, और तुम हमें सिखाओगी कि तुम्हारी शादी किससे होगी? काव्या की माँ तुरंत बीच में आ गई। जी, बच्ची है, प्यार से समझाइए। लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा, आज अगर इसे नहीं रोका तो कल पूरे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। काव्या ने कांपती आवाज़ में कहा, पापा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेना चाहती हूँ, बस। उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा, आज के बाद उस लड़के का नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा। काव्या रोती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने तुरंत समीर का फ़ोन लगाया। उधर से फ़ोन उठते ही समीर की हंसती हुई आवाज़ आई, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी याद आ गई? लेकिन काव्या कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी सिसकियाँ सुनकर समीर का चेहरा उतर गया। काव्या, रो क्यों रही हो? काव्या ने टूटी आवाज़ में कहा, घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया है। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर समीर बोला, घबराना मत, मैं कल ही तुम्हारे घर आकर अंकल से बात करूँगा। नहीं, काव्या लगभग चिल्ला पड़ी, तुम नहीं जानते पापा कितने गुस्से में हैं। समीर ने शांत स्वर में कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। काव्या की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दी।
उसे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था, उसी समय उसके पिता अपने कमरे में बैठकर किसी को फ़ोन मिला चुके थे। हेलो, शर्मा जी। जी बोलिए। आपने जिस लड़के का रिश्ता बताया था, अगर वह रिश्ता अभी भी है तो मैं हाँ करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ से खुशी भरी आवाज़ आई। बहुत अच्छा फैसला लिया आपने। लड़का कॉलेज में प्रोफेसर है, नाम है आर्यन, पूरे शहर में जिसकी बहुत इज्जत है। काव्या के पिता ने बिना एक पल सोचे कहा, रिश्ता पक्का समझिए। उधर इसी समय शहर के दूसरे कोने में आर्यन अपने घर पहुंचा ही था। दरवाज़ा खुलते ही उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। आर्यन ने बैग सोफे पर रखा। क्या हुआ माँ? तुम्हारी शादी तय हो गई है। आर्यन जैसे वहीं रुक गया। क्या? लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। तभी उनके पिता बाहर आए। हर चीज़ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी आर्यन। लेकिन पापा, उन्होंने बात काट दी। लड़की का परिवार बहुत अच्छा है, हमने हाँ कर दी है। आर्यन ने गहरी सांस ली। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते। उनके पिता ने सख्त स्वर में कहा, कुछ फैसले परिवार के लिए लिए जाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। उस रात दो अलग अलग घरों में दो लोग एक ही दर्द महसूस कर रहे थे। एक तरफ काव्या, जिसे उसकी पसंद छीन ली गई थी, दूसरी तरफ आर्यन, जिसकी राय पूछना भी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन दोनों में से किसी को ये नहीं पता था कि किस्मत उन्हें सिर्फ एक रिश्ते से नहीं बांधना चाहती, बल्कि एक ऐसे रहस्य से जोड़ने वाली थी जिसका सच सुनकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उसी रात समीर अपने कमरे में बैठा काव्या की तस्वीर देख रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, अगर तुमने काव्या की ज़िंदगी से दूर जाने से इनकार किया तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, उसके पूरे परिवार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। समीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉल कट गई। फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर भी गायब हो चुका था और समीर पहली बार डर गया था। समीर के हाथ से फ़ोन लगभग छूट ही गया। उसने तुरंत दोबारा उस नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन फ़ोन बंद था। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह समझ चुका था कि ये कोई साधारण धमकी नहीं थी। पूरी रात वह सो नहीं पाया। दूसरी तरफ काव्या भी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे लग रहा था कि समीर उसे नाराज़ होकर दूर चला गया है, जबकि सच उससे कोसों दूर था। अगली सुबह उसके पिता ने नाश्ते की मेज पर बैठते ही कहा, अगले रविवार लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। काव्या के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। उसके पिता ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अब फैसला हो चुका है। काव्या की माँ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। शायद वह अपनी बेटी का दर्द समझ रही थी, लेकिन पति के सामने बेबस थी। उधर समीर ने फैसला कर लिया था कि वह सीधे काव्या के पिता से मिलेगा। उसी शाम वह उनके घर पहुंचा। दरवाज़ा काव्या की माँ ने खोला। समीर को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, काव्या के पिता बाहर आ गए। उन्होंने समीर को देखते ही दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और कहा, चलो बाहर बात करते हैं। दोनों घर से थोड़ी दूर खाली मैदान तक गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर काव्या के पिता ने जेब से एक लिफाफा निकालकर समीर की तरफ बढ़ाया। इसमें 5 लाख रुपए हैं, शहर छोड़ दो और कभी मेरी बेटी के सामने मत आना। समीर ने बिना लिफाफा छुए कहा,
मैं काव्या से प्यार करता हूँ, उसका सौदा नहीं। ये सुनते ही उनके पिता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज़ में कहा, अगर पैसे नहीं लोगे तो मजबूरी लोगे। समीर कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने मोबाइल निकाला और उसे एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर समीर के पैर तले ज़मीन खिसक गई। वीडियो में उसके छोटे भाई रोहन को कुछ लोग पकड़कर एक कमरे में बंद किए हुए थे। समीर घबरा गया। ये क्या है? कभी काव्या के पिता ने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें अपने भाई की सलामती चाहिए तो आज रात ही ये शहर छोड़ दो, और अगर तुमने काव्या से मिलने या बात करने की कोशिश की तो अगली बार वीडियो नहीं खबर मिलेगी। समीर की आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह फंस चुका है। उस रात उसने बिना किसी को बताए शहर छोड़ दिया। उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया। इधर काव्या हर घंटे उसे फ़ोन करती रही, लेकिन हर बार एक ही आवाज़ सुनाई देती, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह इस समय स्विच ऑफ है। अगले दिन उसने समीर के दोस्त से पूछा। उसने भी कहा, समीर तो रात में ही कहीं चला गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। यह सुनकर काव्या पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि समीर ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसने रोते हुए खुद से कहा, शायद प्यार सच में इतना कमज़ोर होता है। रिश्ता तय करने की पूरी जिम्मेदारी दोनों परिवारों ने अपने हाथ में रखी। उन्होंने जानबूझकर ना तो लड़के की तस्वीर दिखाई, ना ही मिलने की अनुमति दी। कुछ दिनों बाद आर्यन का परिवार काव्या को देखने आया। आर्यन पूरे समय चुपचाप बैठा रहा। उसने एक बार भी काव्या की तरफ ठीक से नहीं देखा। उधर काव्या ने भी सिर झुकाए रखा। दोनों की चुप्पी को लोगों ने शर्म समझा, जबकि सच यह था कि दोनों के दिल में अपनी अपनी मजबूरी दबी हुई थी। रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख भी निकल आई। घर में तैयारियां शुरू हो गई। रिश्तेदार आने लगे। हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन उस घर में दो लोग ऐसे थे जो हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहे थे। शादी से एक दिन पहले काव्या अपनी अलमारी साफ कर रही थी। तभी उसे समीर की दी हुई छोटी सी डायरी मिली। उसने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसकी माँ कमरे में आ गई। उन्होंने पहली बार बेटी को गले लगाया और खुद भी रो पड़ी। काव्या ने सिसकते हुए पूछा, माँ, क्या मेरी खुशी इतनी छोटी थी? उसकी माँ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, कभी कभी माँ बाप सही और गलत के बीच नहीं, समाज और अपनी औलाद के बीच फंस जाते हैं। काव्या ने आंसू पोंछ लिए। उसने धीरे से डायरी बंद कर दी और अलमारी की सबसे नीचे रख दी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह कभी समीर को याद नहीं करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत ने अभी उसके लिए एक और बड़ा झटका संभाल कर रखा है। अगले दिन जब वह दुल्हन बनकर मंडप में बैठी, तभी उसकी नज़र पहली बार अपने होने वाले दूल्हे के चेहरे पर पड़ी और उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सामने बैठा इंसान कोई अनजान नहीं था। वह उसके अपने कॉलेज का सबसे सख्त प्रोफेसर आर्यन था। आर्यन को अपने सामने दूल्हे के रूप में देखकर काव्या के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे लगा शायद वह कोई सपना देख रही है। कॉलेज का वही सख्त प्रोफेसर जिससे पूरी क्लास डरती थी, आज उसके सामने उसका होने वाला पति बनकर बैठा था। दूसरी तरफ आर्यन भी कम हैरान नहीं था। उसने जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखा, उसके मन में एक ही सवाल उठा, ये मेरी स्टूडेंट है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंडप में दोनों परिवार बैठे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और सैकड़ों मेहमान शादी देखने आए थे। उस समय किसी के पास रुकने का साहस नहीं था। काव्या ने एक पल के लिए
अपने पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ चेतावनी थी। अगर आज कोई हंगामा हुआ तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। काव्या ने मजबूरी में अपनी नज़रें झुका ली। उधर आर्यन ने भी अपने पिता की तरफ देखा। उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ ही देर बाद 7 फेरे पूरे हुए। काव्या और आर्यन पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन दोनों के दिल में ना खुशी थी ना अपनापन। विदाई के समय काव्या अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई। उसकी माँ बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। काव्या ने धीरे से पूछा, माँ, क्या सच में मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं थी? उसकी माँ कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस उसे गले से लगा लिया। काव्या समझ गई कि उसकी माँ भी उतनी ही बेबस है जितनी वह खुद। रात तक सभी रस्में पूरी हो गई और काव्या आर्यन के घर पहुंच गई। आर्यन की माँ ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। पहली नज़र में वह बहुत स्नेही लगी। उन्होंने कहा, आज से ये घर भी तुम्हारा है। काव्या ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे का दर्द छिप नहीं पाया। पूरे दिन की थकान के बाद आखिर वह समय भी आ गया जिसे लोग सुहागरात कहते हैं। कमरे में फूलों की हल्की खुशबू फैली हुई थी। काव्या पलंग के किनारे चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और बिना कुछ कहे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। लगभग 1 मिनट तक दोनों के बीच गहरी खामोशी रही। आखिर आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे पता है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। काव्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आर्यन ने आगे कहा, सच कहूँ तो मेरी मर्जी से भी नहीं हुई है। यह सुनकर काव्या कुछ पल के लिए चौंक गई। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, फिर आपने मना क्यों नहीं किया? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। हर इंसान अपनी लड़ाई नहीं जीत पाता। काव्या, कुछ लोग परिवार के आगे हार जाते हैं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। पहली बार काव्या को लगा कि शायद सामने बैठा इंसान उतना कठोर नहीं है जितना कॉलेज में दिखाई देता है। उसने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें से अपनी नई असाइनमेंट की फाइल निकाली। उसने पूरी रात जाकर पुराने नोट्स की मदद से उसे फिर से तैयार किया था। अगले दिन उसे ये कॉलेज में जमा करनी थी। वह आखिरी बार उसे पढ़ रही थी, तभी आर्यन की नज़र फाइल पर पड़ी। उसने थोड़ा नाराज़ होकर कहा, आज भी पढ़ाई? कम से कम आज तो किताबें बंद कर सकती थी। काव्या ने शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ असाइनमेंट नहीं, मेरी मेहनत है। अगर कल जमा नहीं हुई तो पूरे सेमेस्टर पर असर पड़ेगा। आर्यन पूरे दिन की थकान, मानसिक दबाव और भीतर भरे गुस्से से पहले ही परेशान था। उसने झुंझुलाकर कहा, तुम्हें हर चीज़ से ज़्यादा पढ़ाई ही ज़रूरी लगती है? काव्या ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि यही मेरी पहचान है। बस यही बात आर्यन को चुभ गई। गुस्से में उसने फाइल उसके हाथ से छीन ली। काव्या घबरा गई, सर प्लीज़ मत। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यन ने पूरी फाइल के पन्ने एक एक करके फाड़ दिए। सफ़ेद कागज़ों के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। काव्या कुछ सेकंड तक बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी रही। फिर वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई और कांपते हाथों से उन फटे हुए पन्नों को उठाने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। कमरे में सिर्फ कागज़ों की सरसराहट और उसकी सुस्कियों की आवाज़ थी। उसी पल आर्यन का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने नीचे बिखरे कागज़ देखे, फिर काव्या का कांपता हुआ चेहरा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, काव्या, मुझसे गलती हो गई, लेकिन
काव्या ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सारे फटे हुए टुकड़े अपनी फाइल में रखे, बिना कुछ बोले उठी और कमरे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच की दूरी कई जन्मों जितनी लग रही थी। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरी तरफ काव्या की आंखों से आंसू भी नहीं रुके, लेकिन दोनों में से किसी को ये नहीं पता था कि अगली सुबह कॉलेज में जो होने वाला था वह सिर्फ उनकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज का माहौल बदल देने वाला था। और वहीं से शुरू होने वाली थी उस रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा। सुबह की पहली किरण कमरे में पहुंची तो काव्य की आंखें पहले ही खुली हुई थी। उसने पूरी रात एक पल भी चैन से नहीं बिताई थी। उसने फाइल खोली, अंदर सिर्फ फटे हुए पन्नों के टुकड़े थे। उसने कांपते हाथों से उन्हें जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई पन्ना अधूरा रह जाता। आखिर उसने गहरी सांस ली, फाइल बंद की और चुपचाप कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। आर्यन कई बार उससे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार शब्द उसके गले में ही अटक जाते। नाश्ते की मेज पर भी दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। आर्यन की माँ ने माहौल सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के चेहरों की खामोशी सब कुछ बता रही थी। कॉलेज पहुंचते ही काव्या सीधे क्लास में चली गई। कुछ ही मिनट बाद प्रोफेसर आर्यन भी क्लास में आए। उन्होंने पढ़ाना शुरू ही किया था कि काव्या अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द से ज़्यादा हिम्मत थी। उसने कहा, सर, अगर किसी लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कर दी जाए और शादी की पहली रात उसका पति उसकी मेहनत को अपने हाथों से ख़त्म कर दे, तो क्या उसे चुप रहना चाहिए? पूरा क्लासरूम सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह किसकी बात कर रही है। आर्यन का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, बस, बहुत हो गया। ये क्लास है, कोई निजी बातें करने की जगह नहीं। लेकिन काव्या इस बार रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी खाली फाइल उठाई और कहा, सर, कल रात मेरी कई दिनों की मेहनत सिर्फ कुछ सेकंड में ख़त्म कर दी गई। क्लास में बैठे सभी छात्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी पीछे बैठे एक छात्र ने धीरे से कहा, ये तो सर पर ही आरोप लगा रही है। दूसरे ने फुसफुसाकर जवाब दिया, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? आर्यन ने पहली बार अपनी नज़रें झुका ली। उन्हें पता था कि काव्या झूठ नहीं बोल रही। फिर भी उन्होंने कठोर आवाज़ में कहा, अगर पढ़ना है तो बैठ जाओ, वरना बाहर चली जाओ। काव्या की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, ड्रामा मैं नहीं कर रही सर, ड्रामा तो मेरी ज़िंदगी बन चुका है। इतना कहकर वह क्लास से बाहर निकल गई। उसके जाते ही पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर आर्यन ने भी क्लास बीच में ही ख़त्म कर दी और सीधे स्टाफ रूम में चले गए। दूसरी तरफ काव्या कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी किसी ने उसके सामने पानी की बोतल रखी। उसने सिर उठाकर देखा, सामने निखिल खड़ा था। वह उसकी क्लास का सबसे होशियार छात्र था। निखिल ने धीरे से कहा, अगर रोने से असाइनमेंट वापस आ जाती तो मैं भी तुम्हारे साथ रो लेता। काव्या की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पहली बार किसी के सामने अपना दर्द छिपाने की कोशिश नहीं की। निखिल ने फाइल देखी और समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने कहा, मेरे पास पूरे नोट्स हैं, अगर तुम चाहो तो आज से ही नई असाइनमेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं पूरी मदद करूँगा। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतनी मदद क्यों कर रहे हो? निखिल मुस्कुराया, क्योंकि मेहनत करने वालों की मेहनत बर्बाद होते हुए मुझसे नहीं देखा जाता। इतने में लाइब्रेरी के बाहर से गुजरते हुए आर्यन की नज़र अंदर पड़ी। उसने देखा काव्या और निखिल एक ही टेबल पर बैठे हैं।
निखिल उसे नोट्स दिखा रहा था और काव्या ध्यान से सुन रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन यह दृश्य देखकर आर्यन के दिल में अजीब सी चुभन हुई। उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और बिना लाइब्रेरी में जाए वापस मुड़ गया। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, मुझे इससे फ़र्क क्यों पड़ रहा है। शाम को जब वह घर पहुंचा तो काव्या पहले से अपने कमरे में बैठी नोट्स लिख रही थी। कमरे में फिर वही खामोशी थी। आर्यन ने कई बार बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रुक गया। आखिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, सुना है आजकल निखिल तुम्हारी काफ़ी मदद कर रहा है। काव्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जिसने मेरी मेहनत तोड़ी थी उसे जोड़ने की कोशिश किसी और ने की है। यह सुनकर आर्यन बिल्कुल चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने सिर्फ कागज़ नहीं फाड़े थे, उसने किसी का भरोसा भी तोड़ दिया था। लेकिन उसी समय काव्या के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपने पिता के बारे में पूरा सच जानना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे पुराने सिटी पार्क में आना, समीर। काव्या के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि समीर तो महीनों पहले उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। फिर ये मैसेज किसने भेजा था? काव्या कई मिनट तक मोबाइल की स्क्रीन को देखती रही। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपने आसपास की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसने मैसेज दोबारा पढ़ा, अगर अपने पिता के बारे में पूरा सच जानना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे पुराने सिटी पार्क में अकेले आना, समीर। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। क्या ये सच में समीर था? अगर हाँ, तो इतने महीनों तक वह कहाँ था? और उसके पिता के बारे में ऐसा कौन सा सच था जिसे वह नहीं जानती थी? उसी समय आर्यन की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसने महसूस किया कि काव्या अचानक घबरा गई है। उसने शांत स्वर में पूछा, सब ठीक है? काव्या एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने मोबाइल लॉक कर दिया और बोली, कुछ नहीं, कॉलेज का मैसेज है। आर्यन ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसे साफ महसूस हुआ कि काव्या उससे सच छिपा रही है, लेकिन इस बार उसने कोई सवाल नहीं किया। उसे एहसास हो चुका था कि शक करने से रिश्ते और टूटते हैं। रात भर काव्या सो नहीं पाई। वह बार बार यही सोचती रही कि पार्क जाना चाहिए या नहीं। आखिर सुबह उसने फैसला कर लिया, वह जाएगी, लेकिन सिर्फ सच जानने के लिए। अगले दिन कॉलेज में भी उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। दूसरी तरफ आर्यन भी बार बार उससे देख रहा था। उसे लग रहा था कि काव्या किसी बड़े परेशानी में है। शाम के 5 बजने से पहले ही काव्या पुराने सिटी पार्क में पहुंच गई। वही पुराना पार्क जहां कभी उसने समीर के साथ अपने भविष्य के सपने देखे थे। आज वही जगह उसे अजनबी लग रही थी। वह इधर उधर देखने लगी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, काव्या। उसने मुड़कर देखा, सामने समीर खड़ा था। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा पहले से ज़्यादा थका हुआ और उदास लग रहा था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द भरी आवाज़ में पूछा, तुम बिना बताए क्यों चले गए थे? एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? समीर ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई, अगर मैं नहीं जाता तो शायद आज मेरे भाई जिंदा नहीं होता। काव्या हैरानी से उसे देखने लगी। समीर ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक पुराना वीडियो दिखाया। वीडियो में उसका छोटा भाई कुछ लोगों के बीच डरा हुआ बैठा था। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। समीर ने कहा, तुम्हारे पापा ने मुझे धमकी नहीं दी थी, उन्होंने मेरे भाई की जान दांव पर लगा दी थी। उन्होंने कहा था
कि अगर मैं शहर नहीं छोड़ूंगा तो मेरा भाई कभी घर वापस नहीं आएगा। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। समीर ने जेब से एक पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली। मैं जानता था कि तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए सबूत लेकर आया हूँ। उसने रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें साफ आवाज आ रही थी, अगर काव्या से दूर नहीं हुआ तो तुम्हारे भाई को भूल जाना। वह आवाज़ काव्या के पिता की थी। रिकॉर्डिंग सुनते ही काव्या वहीं बेंच पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जिस पिता को वह हमेशा अपना सहारा समझती थी, आज उसी के बारे में इतना बड़ा सच उसके सामने था। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। समीर और काव्या ने एक साथ मुड़कर देखा। सामने आर्यन खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी हैरानी थी। उसने धीरे से कहा, तो यही सच था? काव्या घबरा गई। आप यहाँ? आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब तुमने कहा था कि कॉलेज का मैसेज है, तभी समझ गया था कि बात कुछ और है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। समीर ने बिना कुछ छुपाए पूरी रिकॉर्डिंग आर्यन को भी सुना दी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही आर्यन लंबे समय तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीमे से कहा, इसका मतलब तुमने काव्या को धोखा नहीं दिया था। समीर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, धोखा मैंने नहीं दिया, हालात ने दिया था। आर्यन ने पहली बार समीर की तरफ सम्मान से देखा, लेकिन उसी पल समीर ने एक और बात कही जिसने दोनों को अंदर तक हिला दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये पूरी सच्चाई नहीं है। असली वजह सिर्फ हमारी मोहब्बत नहीं थी। तुम्हारी और काव्या की शादी के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में शायद तुम्हें भी कुछ नहीं पता। आर्यन और काव्या एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। समीर ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और कहा, इसमें वह सबूत है जिसे देखकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह शादी सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी। समीर के हाथ में रखा हुआ है पुराना भूरा लिफाफा देखकर आर्यन और काव्या दोनों की सांसें थम गई। समीर ने धीरे से कहा, ये लिफाफा मुझे शहर छोड़ने से एक दिन पहले मिला था। उस समय मुझे लगा इसका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने इसे दोबारा खोला तब मुझे समझ आया कि हमारी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की है। उसने लिफाफा काव्या के हाथ में दे दिया। काव्या ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक पेन ड्राइव और एक बैंक की कुछ फोटोकॉपी थी। सबसे ऊपर एक एग्रीमेंट रखा था। जैसे ही आर्यन की नज़र उस पर पड़ी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस एग्रीमेंट पर दो लोगों के हस्ताक्षर थे, एक काव्या के पिता और दूसरे आर्यन के पिता। काव्या ने घबराकर पूछा, ये क्या है? आर्यन ने कागज हाथ में लिया। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें फैल गईं। उसमें लिखा था कि दोनों परिवार कई साल पहले एक बड़ी बिजनेस डील में साझेदार बने थे। अगर किसी कारण से ये साझेदारी टूटती है तो दोनों परिवारों को करोड़ रुपए का नुकसान होता। नीचे एक शर्त और लिखी थी, भविष्य में दोनों परिवार आपसी रिश्तेदार के माध्यम से इस साझेदारी को स्थायी बनाएंगे। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अविश्वास से पूछा, मतलब हमारी शादी पहले से तय थी? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मुझे इस एग्रीमेंट के बारे में कभी नहीं बताया गया। तभी समीर ने दूसरा कागज उसकी तरफ बढ़ाया। यही तो असली बात है। वह एक बैंक नोटिस था। उसमें साफ लिखा था कि काव्या के पिता की कंपनी पिछले 2 साल से भारी घाटे में चल रही थी और अगर 3 महीने के भीतर रकम जमा नहीं हुई तो कंपनी की नीलामी हो सकती थी। काव्या के हाथ कांपने लगे।
पापा ने मुझसे ये सब छिपाया? समीर ने गंभीर आवाज में कहा। उन्होंने सिर्फ तुमसे नहीं, आर्यन से भी सच छिपाया। उन्हें लगा अगर ये शादी हो गई तो दोनों परिवारों की कंपनी बच जाएगी। आर्यन कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब हम दोनों सिर्फ मोहरे थे। उसी समय समीर ने पेन ड्राइव आर्यन की तरफ बढ़ाई। इसमें वह वीडियो है जो मुझे एक अनजान आदमी ने दिया था। उसने कहा था कि सही समय आने पर इसे देखना। तीनों पास के एक साइबर कैफे में गए। कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर काव्य के पिता और आर्यन के पिता किसी ऑफिस में बैठे दिखाई दे रहे थे। तभी कमरे में एक तीसरा आदमी आया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही थी। वह कह रहा था, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं दोनों कंपनियों की सारी सच्चाई मीडिया के सामने लाकर रख दूंगा। काव्य हैरान रह गई। ये कौन है? वीडियो खत्म होने से ठीक पहले वह आदमी कैमरे की तरफ थोड़ा मुड़ा। उसका आधा चेहरा दिखाई दिया। समीर ने वीडियो रोक दिया। आर्यन ने स्क्रीन को ध्यान से देखा और अगली पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अविश्वास से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। काव्य ने घबराकर पूछा, आप इसे जानते हैं? आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। यह सुनते ही समीर और काव्य दोनों चौंक गए। आर्यन ने धीरे से कहा, पापा हमेशा कहते थे कि चाचा बिजनेस से अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी वजह नहीं बताई। समीर ने गंभीर आवाज में कहा, अब वजह समझ में आ गई। तुम्हारे चाचा ने दोनों परिवारों को ब्लैकमेल किया और अपनी चाल चलने के लिए तुम्हारी शादी का इस्तेमाल किया। काव्य के दिमाग में जैसे सब कुछ घूमने लगा। उसने रोते हुए कहा, मतलब मेरी पूरी जिंदगी किसी और का खेल का हिस्सा थी? तभी आर्यन ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज़ पहले से कई ज़्यादा शांत थी। नहीं, अब नहीं। अब हम किसी के जाल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब सच सामने आएगा। काव्य ने पहली बार महसूस किया कि आर्यन का स्पर्श अब उसे डर नहीं बल्कि भरोसा दे रहा है। लेकिन उसी पल आर्यन के फ़ोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका चेहरा उतर गया। चाचा विक्रम? उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से हंसी की आवाज़ आई, बहुत तेज निकले तुम लोग, आखिर सच तक पहुंच ही गए। आर्यन ने गुस्से में कहा, ये सब आपने किया है? विक्रम हंसते हुए बोला, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आर्यन, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात अपने पुराने फार्म हाउस आ जाना, लेकिन याद रखना, अगर पुलिस साथ लाई तो अगली सुबह किसी की लाश मिलेगी। कॉल कट गया। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि अब वह सिर्फ एक रिश्ते की लड़ाई नहीं रही, बल्कि जान और सच की लड़ाई बन चुकी थी। रात के 10:30 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थी। कार के अंदर गहरा सन्नाटा था। आर्यन ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में काव्य बैठी थी और पीछे समीर। तीनों के मन में एक ही सवाल था, आखिर विक्रम चाचा चाहते क्या हैं? अगर वह सच में दोषी हैं तो खुद उन्हें फार्म हाउस क्यों बुला रहे हैं? कुछ किलोमीटर बाद कार एक पुराने सुनसान फार्म हाउस के सामने जाकर रुकी। चारों तरफ अंधेरा था। हवा की तेज आवाज़ पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अकेला अंदर जाता हूँ। काव्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब जो भी होगा हम साथ झेलेंगे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि काव्य की आंखों में उसके लिए नफरत नहीं, भरोसा दिखाई दे रहा था। तीनों धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। टूटी हुई कुर्सियाँ, पुराने फर्नीचर और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से वहाँ कोई नहीं आया।
अचानक ऊपर वाली मंजिल से ताली बजने की आवाज़ आई। वाह, मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग ज़रूर आओगे। तीनों ने ऊपर देखा। बालकनी में विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और सामने आकर बोला, सच जानना चाहते हैं ना? तो सुनो, तुम्हारी शादी मैंने करवाई थी। काव्या गुस्से से कांप उठी। क्यों? विक्रम हंस पड़ा। क्योंकि मुझे दोनों परिवारों की बर्बादी चाहिए थी। आर्यन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इसका मतलब? विक्रम ने बिना घबराए हुए कहा, 20 साल पहले तुम्हारे पिता और काव्या के पिता ने मुझे बिजनेस से अलग कर दिया था। उन्हें लगा मैं बेईमान हूँ। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन मैं उनकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। समीर ने गुस्से में कहा, तो इसमें इन दोनों की क्या गलती थी? विक्रम की आंखों में नफरत भर गई। गलती? सबसे बड़ा बदला वही होता है जब चोट अपने दुश्मन को नहीं, उसके सबसे करीब वालों को पहुंचती है। यह सुनकर काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी पूरी जिंदगी किसी और की नफरत का शिकार बन गई थी। तभी विक्रम ने जेब से एक फाइल निकाली और आनंद की तरफ फेंक दी। लो, इसमें तुम्हारे पिता के सारे काले कारनामे हैं। आर्यन ने फाइल खोली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। फाइल के सारे पन्ने बिल्कुल खाली थे। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग आज भी उतने ही भोले हो। अचानक पूरे फार्म हाउस की लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसी समय बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। कुछ सेकंड बाद टॉर्च की रोशनी अंदर आने लगी। करीब 10-12 नकाबपोश आदमी लोहे की रॉड और डंडे लेकर अंदर घुस आए। काव्या घबरा गई। ये कौन है? विक्रम मुस्कुराया। मेरे लोग। आर्यन तुरंत काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। नकाबपोश लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। समीर भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल मारपीट शुरू हो गई। आर्यन और समीर पूरी ताकत से उनका सामना कर रहे थे। एक आदमी पीछे से काव्या की तरफ बढ़ा। वह कुछ समझ पाती उससे पहले आर्यन ने दौड़कर उसे धक्का दिया। लोहे की रोड सीधा आर्यन के कंधे पर लगी। वह दर्द से कहरा उठा, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन? पहली बार उसने उसका नाम लेकर पुकारा था। आर्यन ने दर्द छिपाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम पीछे हटो। लेकिन तभी धाएं। पूरे फार्म हाउस में गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी। सभी एक पल के लिए वहीं रुक गए। काव्या ने घबराकर सामने देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि जमीन पर कोई गिर चुका था। लेकिन अंधेरे और धुएं की वजह से ये साफ नहीं दिख रहा था कि गोली आर्यन को लगी थी या समीर को। गोली चलने की आवाज़ के बाद पूरा फार्म हाउस कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। धुएं और अंधेरे के बीच काव्या की सांसें तेज हो चुकी थी। उसने कांपती आवाज़ में पुकारा, आर्यन, समीर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी धीरे धीरे धुआं छटने लगा। काव्या ने देखा कि ज़मीन पर समीर गिरा हुआ था। गोली इसके कंधे को छूते हुए निकल गई थी। वह दर्द से करहा रहा था, लेकिन होश में था। काव्या की जान में जान आई, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी। वह अब भी 2 लोगों से लड़ रहा था। उसके कंधों से लगातार खून बह रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसने एक नकाबपोश को धक्का दिया और जोर से चिल्लाया, काव्या, समीर को लेकर बाहर निकलो। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन वह आर्यन को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। तभी अचानक दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। विक्रम का चेहरा एक पल में बदल गया। उसने गुस्से में अपने आदमियों से कहा, सब लोग यहाँ से निकलो। कुछ ही सेकंड में उसके आदमी भागने लगे।
खुद विक्रम भी पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। आर्यन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन घायल होने की वजह से लड़खड़ा गया। विक्रम अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। कुछ देर बाद पुलिस फार्म हाउस के अंदर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने का आदेश दिया। समीर और आर्यन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि दोनों की जान खतरे से बाहर है। यह सुनकर काव्या की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। अस्पताल के बाहर बैठी काव्या पूरी रात जागती रही। सुबह जब आर्यन को होश आया तो उसने सबसे पहले यही पूछा, काव्या तुम ठीक हो? काव्या की आंखें भर आई। उसने पहली बार बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आज अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। अब समझ आया कि किसी अपने को खोने का डर कैसा होता है। काव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। तभी इंस्पेक्टर कमरे में आया। उसके हाथ में वही पेन ड्राइव थी। उसने कहा, हमने रात भर इसकी जांच करवाई है। इसमें सिर्फ वही वीडियो नहीं था जो आपने देखा, इसके अंदर एक और छिपी हुई रिकॉर्डिंग भी थी। उसने वीडियो चलाया। इस बार स्क्रीन पर विक्रम साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने एक आदमी से कह रहा था, शादी होते ही दोनों परिवारों की सारी संपत्ति पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। अगर कोई बीच में आया तो उसे रास्ते से हटा देना। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अब विक्रम के खिलाफ पक्के सबूत मिल चुके थे। इंस्पेक्टर ने कहा, हमने शहर के सभी रास्तों पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अब वह सारा दिन नहीं बचेगा। तभी अस्पताल के बाहर अचानक हंगामा होने लगा। एक पुलिसकर्मी भागता हुआ अंदर आया और बोला, सर, विक्रम खुद अस्पताल आया है। सब लोग चौंक गए। इंस्पेक्टर तुरंत बाहर भागा। बाहर का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। विक्रम हथियार फेंककर पुलिस के सामने खड़ा था। उसने शांत आवाज़ में कहा, मैं आत्मसमर्पण करने आया हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आर्यन और काव्या से एक आखिरी बात करनी है। इंस्पेक्टर की अनुमति मिलने पर उसे कमरे में लाया गया। विक्रम ने दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं बदला लेते लेते इतना अंधा हो गया था कि ये भूल गया कि मेरी लड़ाई उन लोगों से थी, तुम दोनों से नहीं। उसने सिर झुका लिया। मेरी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर उसने पुलिस के सामने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान स्तंभ रह गया। उसने कहा, एक सच अभी भी तुम सबसे छिपा हुआ है और वह सच सिर्फ तुम्हारे पिता जानते हैं, आर्यन, क्योंकि इस पूरी कहानी की शुरुआत मुझसे नहीं, उनसे हुई थी। अस्पताल के कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय थम गया हो। विक्रम की आखिरी बात पर बार बार आर्यन के कानों में गूंज रही थी, इस पूरी कहानी की शुरुआत मुझसे नहीं, तुम्हारे पिता से हुई थी। विक्रम को पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन उसके शब्द सबके मन में सवाल छोड़ गए। 2 दिन बाद आर्यन के पिता महेश अस्पताल पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कमरे में आते ही काव्या और आर्यन के सामने सिर झुका दिया। आर्यन ने सीधे पूछा, पापा, क्या विक्रम सच कह रहा था? महेश कुछ देर तक चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, हाँ, लेकिन पूरी सच्चाई वैसी नहीं है जैसी उसने बताई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, 20 साल पहले मैं, विक्रम और काव्या के पिता एक ही कंपनी में साझेदार थे। विक्रम बहुत होशियार था, लेकिन जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ते अपनाने लगा।
उसने कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। जब हमें सबूत मिले तो हमने उसे रोकने की कोशिश की। उसने गलती मानने के बजाय हमें धमकी दी। तब मजबूर होकर हमें उसे साझेदार से अलग करना पड़ा। महेश की आंखें नम हो गई। हमें लगा था कि बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने बदला लेने की कसम खा ली। काव्या ने धीरे से पूछा, तो हमारी शादी? महेश ने सिर झुका लिया। जब हमें पता चला कि विक्रम हमारी कंपनियों को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है, तब तुम्हारे पिता ने सोचा कि अगर दोनों परिवार एक हो जाएंगे तो हम साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना कर पाएंगे। आर्यन ने दर्द भरी आवाज में कहा, लेकिन आपने हमसे पूछा तक नहीं। महेश की आंखों से आंसू निकल आए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने तुम्हारी खुशियों का फैसला खुद कर लिया। हमें लगा हम तुम्हारा भविष्य बचा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा वर्तमान छीन बैठे। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद काव्या के पिता भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने समाज के डर और अपने अहंकार में तुम्हारी आवाज़ ही नहीं सुनी। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बचपन से अपने पिता को सबसे मजबूत इंसान मानती थी। आज पहली बार उन्हें टूटते हुए देख रही थी। वह धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, गलती बहुत बड़ी थी पापा, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो रिश्तों को एक और मौका मिलना चाहिए। इतना सुनते ही उसके पिता फूट फूट कर रो पड़े। कुछ हफ्तों बाद विक्रम को अदालत ने उसके अपराधों के लिए लंबी सजा सुनाई। दोनों परिवारों ने मिलकर अपनी पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। आर्यन ने कॉलेज में पूरे स्टाफ और छात्रों के सामने एक सभा बुलाई। सबको लगा कि कोई नई घोषणा होने वाली है, लेकिन मंच पर पहुंचते ही आर्यन ने कहा, आज मैं एक प्रोफेसर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बनकर खड़ा हूँ जिसने अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार की है। मैंने गुस्से में अपनी पत्नी की मेहनत का अपमान किया, उस पर बिना वजह शक किया और उसके दर्द को समझने में बहुत देर कर दी। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उन्होंने सबके सामने काव्या से कहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? काव्या की आंखें भर आई। वह मंच पर पहुंची और बोली, माफ़ी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती, बदलते हुए व्यवहार से मिलती है, और आपने वह बदलाव करके दिखाया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद काव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक हासिल किया। जब उसे मंच पर गोल्ड मेडल मिला तो सबसे जोर से ताली बजाने वाला इंसान आर्यन था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, याद है एक दिन मैंने तुम्हारी असाइनमेंट फाड़ दी थी? काव्या मुस्कुराई, हाँ, लेकिन आज आपने मेरी हर टूटी हुई उम्मीद फिर से जोड़ दी। दोनों की आंखों में इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ सम्मान, विश्वास और अपनापन था। उसी समय समीर भी वहां आया। उसने दोनों को मुस्कुराते हुए बधाई दी। आज सच में लगता है कहानी का अंत सही जगह हुआ। काव्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में मंजिल बनने नहीं, सही रास्ता दिखाने आते हैं। तुम हमेशा मेरे लिए उसी सम्मान के साथ याद रहोगे। समीर मुस्कुराया और अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ गया। आर्यन और काव्या भी एक साथ साथ कॉलेज के गेट से बाहर निकले। इस बार उनके बीच कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ एक ऐसा रिश्ता था जो विश्वास, सम्मान और समझ की नींव पर खड़ा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव प्यार से पहले सम्मान, भरोसा और संवाद होते हैं। किसी की ज़िंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बिना लेना कभी सही नहीं होता। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बदल ले, वही रिश्तों को सच में निभाने योग्य बनता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।